A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 9. The name of this chapter is force and laws of motion. Today topic is inertia and mass. A body at rest continues to be at rest and a body in motion continues to be in motion. This property of a body is called its inertia. तो इनर्शिया की जो डिटेल स्टडी है आई विल एक्सप्लेन टू यू द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ बताया गया है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट कंडीशन में रहती है जब तक कि रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, जब तक वो रेस्ट में है वो रेस्ट कंडीशन में ही बनी रहती है। अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी ए मोशन, और यदि वो मोशन कंडीशन में है तो वो कंटिन्यूस मोशन कंडीशन में ही रहती है। किसी भी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। The inertia of a body is measured by the magnitude of the force required to change the state of the body. The force required to change the state of a heavier body is more than the force required to change the state of the lighter body. This is because the mass of a heavier body is more than the mass of the lighter body. तो आगे बताया गया है कि जो इनर्शिया है इसमें जो मैग्नीट्यूड है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मैग्नीट्यूड और जो उसे फोर्स अप्लाई किया गया है रेस्ट कंडीशन, जो उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है उससे निकाला जाता है। इसका बहुत मेजर रोल रहता है इसके अंदर कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट बताया गया है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ हैवियर बॉडी, किसी भी हैवियर बॉडी को जो उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है वो जिस भी स्टेट, वो अगर स्टेट कंडीशन में है तो उसे मोशन कंडीशन में लाने के लिए, मोशन कंडीशन में है तो उसे स्टेट कंडीशन के अंदर लाने के लिए, यदि बॉडी जो है वो हैवियर है तो उसके ऊपर जो इनर्शिया लगाया जाएगा, मतलब द वैल्यू ऑफ द इनर्शिया इट विल बी ग्रेटर दैन द बॉडी ऑफ अ लाइटर बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द लाइटर बॉडी। तो किसी भी जो ज़्यादा वैल्यू है, यदि मान जो है, यदि मैग्नीट्यूड जो है किसी भी बॉडी का ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी। नाउ द नेक्स्ट इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इज अ मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। Momentum it will be represented by the p and mass small m and velocity v. So जब momentum of a body, बहुत क्वेश्चन हमें इसके देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर, देन p इज इक्वल टू एम वी, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, m is the mass of the body and v is the velocity of the body. If a body is at rest, its velocity is 0 and so its momentum is also 0. यहाँ बताया गया है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसे p से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो मास है उसे स्मॉल m से और वेलोसिटी जो है उसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है देन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी 0 ही माना जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और केजी, यानी किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड मीटर पर सेकेंड एम पर सेकेंड एस, और इसे केजी ms -1 से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे केजी जो है वो किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मीटर पर सेकंड के लिए हम लोगों ने ms -1 का यूज़ किया है। फॉर द एग्जाम्पल, अ ट्रक मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ इट्स हैवी मास ऑफ द ट्रक। अ बुलेट ऑफ अ स्मॉल मास व्हेन fired from a gun can kill a person because of its a large velocity of the bullet. तो यहाँ बताया गया है कि एक ट्रक है जो कि बहुत ही कम स्पीड से चल रहा है, वो उस रास्ते में साइड में खड़े हुए किसी व्यक्ति को, पर्सन स्टैंडिंग इन इस पास, अगर उस रास्ते के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो उसे मार सकता है, उसे किल कर सकता है, क्योंकि ट्रक का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। और एक बुलेट जो है जो कि किसी गन से स्ट्राइक की गई है वो भी किसी पर्सन को मार सकती है, किल अ पर्सन
बिकॉज ऑफ अ लार्ज वेलोसिटी, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो लार्ज होती है। नाउ द नेक्स्ट Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. So the second law of motion आपको बताता है कि the rate of change of momentum of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, वो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसके प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स को अप्लाई किया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे मैथमेटिकल किस तरीके से हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो बताया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास इज स्मॉल m इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u and its escalation of velocity is v in time t by applying a force F, then initial momentum P1 is equal to mu and the final momentum P2 is equal to mv. The change in momentum P2 minus P1 is equal to mv minus mu. यहाँ से m जो है हम उसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, v minus u. So the rate of change of momentum is equal to m bracket v minus u upon t, or the applied force F is proportional to the m v minus u upon t, और F is equal to, यहाँ पे जो हमने साइन यहाँ पर लिया है वो हम नियतांक जो है कांस्टेंट जो है वो k लेंगे, देन F is equal to k m v minus u upon t. ये जो लाइन है वो बेटा v minus u की नीचे की तरफ आएगी, बट v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, लेकिन जो एक्सक्रेशन है उसका वैल्यू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है. सो वी विल पुट a हियर. सो द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू k m a. हियर k इज अ कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी. यहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी के. तो यहाँ पर यदि हम माने कि k की वैल्यू जो है वो 1 है, सो f इज इक्वल टू m इंटू a. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. जो एसआई यूनिट है मास की वो किलोग्राम होती है और एक्सक्लेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम एम एस माइनस 2. इसीलिए जो फोर्स है उसकी यूनिट किलोग्राम मीटर माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे हम. लेकिन हम इसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम न्यूटन लेते हैं. जो फोर्स है उसको न्यूटन में ही काउंट किया जाता है. एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल एन. इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, कैपिटल एन होगा. तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है सेकेंड लॉ का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स जो है उसकी हम यूनिट जो काम में लेते हैं वो न्यूटन ही काम में लेते हैं. मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम न्यूटन को ही अप्लाई करते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ हियर इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction and they act on the two direction bodies. तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बताते हैं कि हर एक एक्शन की रिएक्शन होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है. ठीक है. तो हम इसे हिंदी में लर्न करने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से भी कह सकते हैं कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन ज़रूर होता है. टू प्रूव द एक्शन एंड द रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. तो यदि हम इसे प्रूव करना चाहें कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम उसे कैसे ही करेंगे. टेक टू स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी कनेक्टेड टुगेदर. हमें दो स्प्रिंग बैलेंस लेने हैं ए और बी, और उसे हमने क्या करा है, आपस के अंदर कनेक्ट किया है. फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बिट to a rigid support when a force is applied by pulling the free hand. The spring balance A, both the spring balance show the same reading. जब हमने A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया है, हम मान लीजिए इस तरीके से हमने उसे कनेक्ट करा है, तो A को यदि हम पुल कर रहे हैं तो B वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके अंदर भी हमें उतनी ही रीडिंग देखने को मिलेगी जितनी हमें A में देखने को मिल रही है. लेकिन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी. दिस शोज दैट द फोर्स एक्सक्रीटेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस A ऑन B इज इक्वल
तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि स्प्रिंग बैलेंस जो A है उसे B के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय spring balance B on A, the force excreted by the spring balance A on B is action and the force excreted by the spring balance B is reaction। तो spring balance A ने B के ऊपर जो force अप्लाई किया गया है is a action और B ने जो A के ऊपर अप्लाई किया है it's a reaction। Now example of action and the reaction, तो यहाँ पर हमारे पास एक example है when a bullet is fired from a gun, जब कोई बुलेट जो है वो फायर की जाती है गन से, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एक्सक्रीट्स एन इक्वल एंड द अपोजिट फोर्स ऑन द गन एंड द गन रिकॉइल्स। तो जब फायर किया जाता है बेटे तो आगे की तरफ बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जब वो आगे जा रही है तो वो सेम अमाउंट का जो फोर्स है वो गन के ऊपर अप्लाई करती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए जो गन चलाने वाला है उसको भी एक फोर्स लगता है, एक झटका लगता है। ठीक है ना, आपने पिक्चर्स वगैरह के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से गन फायर किया जाता है, तो उस समय जितनी बार भी फायर किया जाता है उतनी बार ही जो है वो जो शोल्डर है उसके ऊपर हिट होता है। When a bullet is fired from a gun, it exerts a forward force on the bullet and the bullet excretes an equal and the opposite force on the gun and the gun recoils। ठीक है, तो आगे की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इट्स एक्शन और पीछे की तरफ जो हो रहा है वो रिएक्शन। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी जानते हैं। और क्या मतलब होता है इसका? द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइड दैट इज नो अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो यहाँ ये बताया गया है कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, किसी भी कोई भी हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो उनका मोमेंटा का जो सम होता है वो टक्कर से पूर्व, कोलिजन यानी टक्कर से पूर्व इक्वल ही होता है, और आफ्टर द कोलिजन द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। और ये बताता है कि टक्कर के पश्चात भी उसमें किसी भी तरह का अनबैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट नहीं हुआ है। दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय कोलिजन। तो ये बताया गया है कि टक्कर से पूर्व किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम है उसका जो टोटल है वो इक्वल होता है टक्कर के बाद भी। तो यहाँ ये बताया गया है बेटे कि यहाँ पर एक बॉल है A जिसका कि मोमेंटम m है और उसे हमने U से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद में जो सेकंड है B, देखिए इफ़ टू बॉल्स A एंड B ऑफ मासेस MA एंड MB, यहाँ पर टू बॉल्स है हमारे पास में A और B, इसका जो मास है वो MA और MB से हमने शो किया है। ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती हैं विद इनिशियल वेलोसिटीज़ UA एंड UB। इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे A बॉल के लिए हमने UA से रिप्रेजेंट किया है और B बॉल के लिए UB से। इफ़ UA इज़ ग्रेटर दैन UB, यदि UA जो है उसके वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो UB से ज़्यादा है, दैन द टू बॉल्स विल कोलाइड विथ ईच अदर ड्यूरिंग कोलिजन एट अ टाइम T। जब ये आपस में इनमें टक्कर होती है उस टाइम को हमने T लिया है। द बॉल A एक्सक्रीट्स फोर्स FAB ऑन अ बॉल B एंड बॉल B एक्सक्रीट्स फोर्स FB ऑन बॉल A। तो जो बॉल A है वो B के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करती है उसे FAB से हमने शो किया है, और बॉल B जो है वो बॉल A के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करती है उसे हमने FBA से शो किया है। हियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉल्स AB आफ्टर कोलिजन, और टक्कर के पश्चात जो वेलोसिटी है वो बॉल A के लिए हमने VA से शो करी है और B बॉल के लिए VB से। द मोमेंटा ऑफ बॉल A बिफोर and after collision are MAUA and MAVA, and the momenta of a ball B before the after collision are MBUB and MBVB. Change in momentum of ball A during collision is MAVA minus MAUA. Rate of change of momentum of ball
A F A B is equal to m a change in a momentum of a ball B during the collision is m b v b minus m b u a, and rate of change of momentum of ball B F B A is equal to m b v b minus u b upon t according to the Newton's third law of motion. The force F b exerted by a ball A B on ball B is equal and the opposite to the forces F B A exerted by a ball B on a ball A. Therefore F A B is equal to minus F B A. तो ये मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन होते हैं और सेम अमाउंट का जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन के अंदर अप्लाई होता है। तो एक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स एफ ए बी लिया है और रिएक्शन के लिए हमने माइनस एफ बी ए से शो किया है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं एम ए की और एम बी की वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, लेकिन बस वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब सिमिलर होंगी, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा। सो आफ्टर द पुट द वैल्यूज़ ऑफ एम ए एंड एम बी, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। यहाँ पर ये जो एम ए है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे और हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगे। सो अब हमने क्या करा है कि u वाला जो पोर्शन है उसको हमने एक तरफ ले लिया और जो v वाला पोर्शन है उसको हम लोगों ने एक तरफ ले लिया। सो द फाइनल रिजल्ट इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो इससे यह प्रूफ होता है कि टू बॉल्स का जो टक्कर से पहले का जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है टक्कर के पश्चात भी। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो इम्पॉर्टेंस जितने भी लॉज हैं उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि इन सभी की आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। इनका जितनी भी डेफिनेशंस इसके अंदर आई हैं आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।